अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मिल्कीपुर में कल वोट पड़ा और 8 को नतीजा आएगा। लेकिन कल वोट पड़ने के बाद से समाजवादी पार्टी का क्रोध चरम पर है और उस क्रोध का उसमें कितनी दाहकता है, ताप कितना है, उसको इस बात से समझिए कि पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को मरा हुआ घोषित कर दिया। उन्होंने कहा चुनाव आयोग मर चुका है, अब उस पर सफेद कपड़ा डालने की जरूरत है बस। और बाद में संसद भवन में प्रतीकात्मक तौर पर एक सफेद कपड़ा, यानी उसको व्यवहारिक भाषा में कहूं तो कफन के साथ एक फोटो सेशन भी हो गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के अधिकांश सांसद अखिलेश जी के साथ शामिल रहे। किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, किसी भी बड़ी पार्टी या किसी भी बड़े नेता के द्वारा चुनाव आयोग पर ये मेरे ख्याल से अब तक की सबसे तीखी और सबसे विवादित टिप्पणी है। चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगे हैं और लगते रहे। जो हारा उसने कहा भाई इसमें पक्षपात हो गया, हमारी कम सुनी गई, दूसरी पार्टी की ज्यादा सुनी गई, सत्तारूढ़ पार्टी की। ये सिलसिला हमेशा रहा है। शेषन साहब से पहले का जो चुनाव आयोग था वो तो विचित्र था। शेषन ने कुछ चीजें बदली, लेकिन चलिए तब भी बात समझ में आती। लेकिन किसी संवैधानिक संस्था को ही मृत घोषित कर दिया जाए, ये बात बड़ी हो जाती है, कड़ी हो जाती है। अब इस पर सियासी कोहराम शुरू हो गया कि समाजवादी पार्टी को इतना गुस्सा क्यों आ गया अखिलेश जी को कि मृत घोषित करना पड़ा आयोग को। आयोग भी स्तब्ध होगा कि अभी तक तो ईवीएम और इस तरह की बातें होती थी, अब तो सीधे जीने और मरने का फैसला हो गया, सुना सार्वजनिक हो गया और कफन का इंतजाम किया जा रहा है। चाहे सेना हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे सीएजी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इनके साथ टिप्पणियों में भारत में एक ये मान्यता रही है कि संयम बरता जाता है। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका अपना मान है, इनसे असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन इनका अपमान असहमति में नहीं हो सकता। असहमतियां दर्ज कराई जा सकती है सार्वजनिक जीवन में, लेकिन मृत घोषित कर देना, अब इस पर हंगामा मच गया। उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में मच गया कि क्या है मामला। और दूसरा, मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस वक्त गुस्से में है। अब मिल्कीपुर को लेकर गुस्से में है या पता नहीं क्या कारण है। कांग्रेस और सपा के संबंधों पर भी आज ही एक विस्फोट हो गया है। समाजवादी पार्टी ने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा कर दी, यह रहस्योद्घाटन कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं गठबंधन में रहकर, उनमें से आधे से ज्यादा उम्मीदवार तो सपा ने कांग्रेस को दिए थे, चूंकि कांग्रेस के पास जिताऊ उम्मीदवार ही नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के बारे में ये रहस्योद्घाटन इससे पहले किसी ने सुना हो। ये रहस्योद्घाटन आज हो गया और बड़े स्तर से हुआ है, रामगोपाल जी के स्तर से हुआ और 27 के संदर्भ में भी
उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि 27 के विधानसभा चुनाव में देखेंगे क्या स्थिति बनती है, अभी से क्या कहना। अगर कांग्रेस के पास कहीं जिताऊ उम्मीदवार होगा तो वो सीट छोड़ सकते हैं। यानी इतने पे तुम, इतने पे हम, ये फार्मूला मंजूर नहीं सपा को। अब कांग्रेस को अहंकारी भी बता दिया समाजवादी पार्टी ने। तो गुस्सा एक तरफ नहीं, गठबंधन पर भी है और चुनाव आयोग पर भी है। अब इस पर जो विपक्षी हैं, समाजवादी पार्टी के विरोधी हैं, वो कह रहे हैं कि मिल्कीपुर से जो जनादेश 8 तारीख को सार्वजनिक होगा, ये उसकी आहट में गुस्सा बढ़ रहा है। क्या यही सच है? अब ये तो 8 तारीख को पता लगेगा यही सच है कि नहीं, लेकिन इतना तय है कि चुनाव आयोग मर गया, ऐसी टिप्पणी शायद भारत में इससे पहले नहीं हुई होगी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर ये गुस्से को डिकोड करेंगे और मिल्कीपुर के जनादेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे, कांग्रेस और सपा के रिश्तों पर भी चर्चा करेंगे गठबंधन की दृष्टि से। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग को भी भेजेंगे। चादर नहीं है ये, इसको ही चादर कहोगे तो कफन को क्या कहोगे? ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। सुना आपने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ये वो बयान है जिसने यूपी से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारे में घमासान मचा दिया है, क्योंकि मिल्कीपुर में मतदान के बाद अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को ही मरा हुआ बता दिया है। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूँ। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को जो सफेद कपड़ा भेजने की बात कही, उसकी तस्वीर भी समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पेज पर दिखाई दी। यानी अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, प्रतीकात्मक रूप से उसका प्रदर्शन भी कर दिया और आयोग को सफेद कपड़ा भेज दिया। चुनाव आयोग का पता नहीं लगा कि कहाँ चुनाव आयोग, इसलिए मजबूरी में हमें ये सफेद कपड़ा डालना पड़ रहा चुनाव आयोग। चादर चुनाव आयोग को भी भेजेंगे। चादर नहीं है ये, इसको ही चादर कहोगे तो कफन को क्या कहोगे? चुनाव आयोग को भेजेंगे। मिल्कीपुर का मतदान खत्म हुए अभी कुछ ही वक्त गुजरा कि सपाई खेमे से ऐसा बयान आना सबको चौंका गया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये तो मीठा मीठा गप और कड़वा थू। मिल्कीपुर हारने के डर से ऐसे आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। मिल्कीपुर उपचुनाव में हार सामने देख श्री अखिलेश यादव बौखला गए हैं। चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से सपा की डूबती नैया नहीं पार होगी। जब तक सपा गुंडों, अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों को सपा से बाहर नहीं निकालेगी, तब तक साइकिल पंचर ही होती रहेगी और 2027 में सपा प्रत्याशियों की जमानत बचाना भी मुश्किल होगा। ने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है और चुनाव आयोग को कफन देना पड़ेगा, अर्थात सफेद कपड़ा देना पड़ेगा। जब सदन आरंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने। आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। ये कहना कि चुनाव आयोग के कमिश्नर इत्यादि मर गए हैं,
और चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। बहरहाल अधिकारियों की पोस्टिंग से लेकर पोलिंग बूथ तक मिल्कीपुर में मतदान को लेकर तमाम आरोप लगाए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने, लेकिन चुनाव आयोग पर दिए उनके इस बयान ने नया घमासान मचा दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव को गुस्सा क्यों आया और चुनाव आयोग को मरा हुआ क्यों बताया। अच्छा, केवल वाचिक तौर पर ही मृत घोषित नहीं किया गया चुनाव आयोग को, उसके लिए विधिवत कफन का प्रबंध भी किया गया भौतिक रूप में। और किसी ने कहा कि ये जो चादर है, तो संशोधन हुआ, स्पष्टीकरण हुआ कि चादर नहीं, इसको चादर बोलोगे तो कफन को क्या कहोगे, ये कफन है। संसद के परिसर से चुनाव आयोग के लिए कफन प्रस्तुत हुआ। मुझे लगता है ये शायद इतिहास में पहली बार है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। एसके दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दुबे साहब का बहुत स्वागत है। अवधेश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अवधेश जी का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी आरएलडी के प्रवक्ता हैं, रोहित जी का बहुत स्वागत है। संजय राणा साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, संजय जी का बहुत स्वागत। संजय जी, आपने जरूर मेरे ख्याल से गूगल भी देखा होगा, एआईसी भी समझा होगा, क्या इससे पहले ऐसा कभी हुआ? अगर वाचिक टिप्पणी हो भी जाए तो कम से कम कफन तो नहीं भेजता आदमी, इतना गुस्सा काहे कि डायरेक्ट कफन का इंतजाम हो गया। गुड इवनिंग अमिताभ जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो। देखिए, ऐसा है कहीं ना कहीं एक तरह से दर्शाता है, जो इनके वक्तव्य है, जो इनके कृत्य हैं, दर्शाता है कि हार की बौखलाहट है। इनको लगता है कहीं ना कहीं हार दिख गई है, तो इस तरह के बयानबाजी, इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। देखिए, चुनाव हम लड़ते हैं, चुनाव में हार जीत होती रहती है। चुनाव ना हो कोई भी चीज हो, एक आदमी जीतता है, दूसरा आदमी हारता है, और हमें इंतजार करना चाहिए। अपने संस्थानों पे आरोप लगा देना, अपने देखिए, जो भी चुनाव होता है उसमें जनता वोट देती है अमिताभ जी। कोई व्यक्ति आके वोट देता है, ना कि कोई सरकार वोट देती है, ना कि कोई संस्थान वोट देती है। तो आप एक तरह से संस्थानों पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, या ये जो आचार, ये इलेक्शन कमीशन पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप उन जनमानस पे आरोप लगा रहे हैं, उस जनमानस का तिरस्कार कर रहे हैं जो आपको इतने सालों तक विजयश्री का ताज पहनाते आए हैं। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में, जो स्पेशली मैं मिल्कीपुर की अगर चर्चा कर रहे हैं, मिल्कीपुर में कहीं ना कहीं उनका अपमान कर रहे हैं, और अपमान करने का आपको हक किसने दिया? और आज तक का इतिहास देखिए, ये फैशन हो गया है, ट्रेंड हो गया है 2014 के बाद से। हार जाओ तो ठीकरा फोड़ दो इलेक्शन कमीशन में, कुछ गलत हो जाए तो फलाने की वजह से हो गया। अरे भैया, अपना काम करो। पहले आप अगर जीत जाते थे तो बढ़िया हो गई। यही उत्तर प्रदेश था और यही इलेक्शन कमीशन था, आपको 37 की 37 सीटें दिलाया ना, आपको मिला ना। ठीक है संजय भाई, आता हूं दोबारा, बाकी मेहमानों को भी ले लूं। हम लोग देखते थे जब स्कूली दिन थे तो इम्तहान देने जाते थे, तो मास्टर साहब की ड्यूटी लगती थी कक्ष में, एक अध्यापक की, दो अध्यापक की, कि भाई कोई बच्चा नकल ना करे, दाएं बाएं ना ताका झांकी ना करे, सीधे बैठे अपना काम करे, पर्चा हल करे और कॉपी जमा करे। तो जो कुछ बच्चे होते थे जो फेल हो जाते थे, तो वो दोष इन्विजिलेटर को देते थे। क्या? अब इन्विजिलेटर का क्या लेने देना भैया? आप उनको पर्चा नहीं समझ में आया, पर्चे को आप समझ में नहीं आया, आप जानो इन्विजिलेटर क्या करे उसमें? बोला मास्टर साहब लाल कमीज पहन के आगे, बस मेरा मूड खराब हो गया, बस तभी मैं फेल हो गया। अच्छा, वो काली पहन के आते तो पास हो जाते। रोहित अग्रवाल के पास चले, तो रोहित जी, ये कोई भी, हम लोग तो व्यक्ति से ही जानते हैं, क्योंकि संस्थाएं कैसे मरती हैं तो फिर थोड़ा दूसरा विषय हो जाएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति मरता है तो कुछ हारी बीमारी होती, कुछ लक्षण पहले से दिखते हैं। नहीं, हमने देखा कि 4 जून को चुनाव आयोग खाया पिया सुंदर सुशील सुदृढ़ बताया गया था, कहा गया था भूतों ने भविष्य इससे अच्छा कोई नहीं। क्या जी? अब जून से देखो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, क्या 8 महीने कुल हुए। ठीक, 8 महीने में चुनाव आयोग को इतनी बीमारियां हो गई कि कोलैप्स कर गया, मर गया।
और 4 जून को उसकी जो रिपोर्ट आई थी MRI की, वो आया था कि बिल्कुल अभी बांका जवान है लोकसभा के चुनाव में। नहीं अमिताभ जी, देखिए आज विपक्ष की स्थिति यही हो चुकी है पूरे विश्व के अंदर। आज विपक्ष को बहाने चाहिए, कभी अमेरिका से कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हर चीज में इनको बहाना चाहिए। विपक्ष आज देश की गरिमा को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आप सोचिए कि विश्व में आपका क्या उसके तहत आपका एक मैसेज जाएगा कि भारत का चुनाव आयोग ही मर गया। मतलब किस तरीके की बातें करते हैं। मुझे लगता है इनका विवेक ही मर चुका है। और समाजवादी पार्टी का तो मुझे लगता है कि चरित्र ही यही है कि वो कंधा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये ठीकरा किसके ऊपर फोड़े। वो कभी अपने घर में नहीं देखते हैं। आप जनता के बीच में रहोगे नहीं, जनता की समस्याओं पे बात करोगे नहीं, जनता के लिए कुछ करोगे नहीं, सिर्फ आप बहाने ढूंढते हो। कभी चुनाव आयोग मर गया, कभी विदेश से कैसे लोग लाए जा रहे हैं, विदेश क्या जा रहा है, विदेश के साथ कैसे संबंध है। अरे भैया, देश के अंदर की व्यवस्था को देख लो। अब यह प्रदेश की पार्टी हो, कम से कम प्रदेश की स्थिति को समझने की कोशिश करो। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की आंखों का पानी मर गया। और इससे ज्यादा दुखद नहीं हो सकता है कि मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश का, जिसको जनता ने 37 सीटें दी, क्या इसलिए दी थी? और आप फिर इस्तीफा दे दीजिए। चुनाव आयोग अगर मर गया तो 37 सीटों से इस्तीफा दे दीजिए। वो भी तो इसी चुनाव आयोग के कार्यकाल में आपने जो है जीती है ना 37 सीटें। और जो 100 सीटों के आसपास आप विधानसभा में बैठे हैं, वो भी आप इस्तीफा दे दीजिए। और आपको तो राजनीति से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि 2027 का चुनाव भी तो चुनाव आयोग ही लड़वाएगा। वो अमिताभ अग्निहोत्री जो तो लड़वाने जाएंगे नहीं, ना तो रोहित अग्रवाल लड़वाने जाएंगे, तो चुनाव आयोग ही उसकी तैयारी करेगा। तो आपको तो उस चुनाव आयोग के तहत फिर आपको जाना ही नहीं चाहिए चुनाव के अंदर ना, पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि वही ईवीएम हैक हो जाती है, उसी ईवीएम से आप चुनाव भी लड़ते हैं। वही चुनाव आयोग चुनाव लड़वाएगा, तब 2027 में आप कहते हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं, परंतु वही चुनाव आयोग के लिए आप कफन भिजवाते हैं। तो ये साफ दिखाता है कि जनता से समाजवादी पार्टी का कनेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इनको जनता के ऊपर विश्वास नहीं रहा है। और अब तो मिलके मुझे लगता है 8 तारीख का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने स्वतः अपनी हार कबूल कर ली है। अगर गलती से ये जीत रोहित बाबू, अभी रुकना होगा। चुनाव आयोग क्या अमृत पिलवाएंगे फिर? ठीक है, अगर गलती से जीत गए अमिताभ जी, तब क्या होगा? ठीक है रोहित जी। अच्छा, ये बड़ी बात कही भाई। देखो, रोहित अग्रवाल ने, मैं दुबे जी के पास आऊं उससे पहले एक बात ये तो कही, तो अच्छी बात बोले रोहित ने कि अगर मान लीजिए सपा जीत गई, क्या साइकिल चल गई, तो ये तो 8वां आश्चर्य दुनिया को हो जाएगा कि मरे हुए चुनाव आयोग से आप जीत गए। क्या बताइए, जो मर गया उसने भी आपको तार दिया। अब केशव मौर्य जी कह रहे ये बौखलाहट है। दुबे जी वो कह रहे मिल्कीपुर की पदचाप सुनाई दे रही है, प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, 8 को क्या होने वाला है, इसलिए बौखलाहट है। तो अब बौखलाहट में किसको भला बुरा कहे? तो बोले चलो चुनाव आयोग को ही मृत घोषित कर दो। अच्छा, अभी तक ये होता था, जुबानी बात हो जाती थी क्या, लेकिन कोई उसको भौतिक रूप से परफॉर्म नहीं करता था। अब की तो भगवान का आशीर्वाद लेके कफन भी आ गया है, 6 मीटर का पूरा, और उसमें लिख भी दिया गया कफन चुनाव आयोग, ताकि भ्रम नहीं रहे, कोई गलती से चादर समझ ले, शॉल समझ ले, बोला कफन। दुबे जी, मामला कफन तक आ गया और भी तारीख है 6, अभी तो 7 बीच में, फिर 8 को रिजल्ट आएगा। दुबे जी। अग्निहोत्री साहब जी, चुनाव आयोग को तो केंद्र सरकार ने ही मार दिया। हमने तो सिर्फ बताया है कि भाई ये मर गया है। उसको तो चुनाव आयोग को तो केंद्र की मोदी सरकार ने पहले ही मार दिया है, और तब से लगातार मरा हुआ था। हमने तो आज जगाने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की है कि ये मर गया है, अब इसका कुछ होना चाहिए। आपको भी याद होगा, आप तो वरिष्ठ हैं। अच्छा, आप छाती दबा के मरे हुए मुर्दे में जान लाने की कोशिश कर रहे थे, क्या बोलते CPR देना, क्या बोलते वो कर रहे थे? नहीं तो डॉक्टर कोशिश तो डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल में आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है? सुनिए, अभी आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। एक दिन मैं हॉस्पिटल में था, इमरजेंसी में, तो किसी को देखने गया था। आप मानोगे नहीं, उसके ऊपर चद्दर डाल दी गई थी, रोना पीटना सब चालू हो गया था। लेकिन मैं उस डॉक्टर की दाद दूंगा कि वो डॉक्टर आया, उसने चद्दर हटाया और उसने अपनी पूरा एफर्ट किया, और आप यकीन नहीं मानोगे, वो बंदा जिंदा हो गया।
और 4 दिन बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये होता तो है, अभी ऐसा नहीं दुबे है। जी एक मासूम सवाल था, दुबे भैया एक मासूम सवाल था, अब उठने की उम्मीद है या आपने परमानेंट इनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया? होता ना कि भाई वो सर्टिफिकेट दे देता, डॉक्टर बोले ब्रॉड डेड खत्म, कफन तो भेज दिया आपने। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम तो चाहेंगे कि वो उठ के बराबर काम करे, और मोदी सरकार ने जो मार के रखा है वो अब ना मार पाए। हम तो ये पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एफर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए। हमारे अकेली तरफ से शायद उतना ना हो, लेकिन हम इलाज पूरा करेंगे, इसकी मैं आपको खातरी देता हूँ, गारंटी देता हूँ। लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब हमारा एक भारतीय अमेरिका से, उनके जो हथकड़ी हैं, आपने भी वो फोटो देखे होंगे, हथकड़ी में डाल के इंडिया वापस किया जाता है। इससे शर्मनाक वस्तु और कुछ नहीं हो सकती है। ये डूब मरने वाली बात है। जहां ये इतने बड़े डींगे फेंकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय विदेश राज्य मंत्री जी, और उस स्थिति में, उस काल में ऐसा हो रहा है कि हमारे भारतीयों को हथकड़ी लगा के वापस भेजा जा रहा है। हमारे ठीक है दुबे जी, इस पर भी एक टिप्पणी करूंगा। ठीक है दुबे जी, मिल्कीपुर टू अमेरिका, हमारे रोहित भाई अभी रुको, हमारे शो में कोई बाउंड्री नहीं, हम मिल्कीपुर टू अमेरिका, अमेरिका टू मिल्कीपुर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार जैसे वो लाए गए, नहीं बात यहाँ, अरे रुको भाई, जैसे वो लाए गए वो मर्यादा का आचरण नहीं है, उनको लाने में दिक्कत नहीं, ये समझ लीजिए, अंतर समझिए। गलत तरीके से दुबे जी जाएं, उनको भी डिपोर्ट करो, अमिताभ अग्निहोत्री जाएं, उनको भी डिपोर्ट करो। गलत तरीके से क्यों गए? नहर नाला पानी बंजर जमीन कूद फांद के क्यों गए? कनाडा से, मेक्सिको से, टेक्सिको से क्यों गए भाई? नहीं रखना चाहता कोई देश। और एक बात बता दें दुबे जी, ये सुन के थोड़ा सा आप लोगों को निराशा हो सकती है, 2009 से तो आंकड़े उपलब्ध है, अमेरिका ने हर साल जहाज भर के भेजा। क्या हर साल? 2009 में किसकी सरकार थी? हर साल भेजा है। और अभी तो ऐसे 5-6 लाख हैं जिनको आना है। इसमें कोई जबरिया नहीं चलता, जबरिया नहीं चल सकता कि नहीं रखना पड़ेगा। नहीं भाई, एक संधि से बंधे, भारत को वापस लेना होगा। भारत सिर्फ इतना कर सकता है कि जो लोग वापस आ रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना करे, ये भारत के पास अधिकार है। लेकिन भारत ये नहीं कह सकता अमेरिका से नहीं तुम्हें मेरी कसम यहां नहीं लाना, नहीं, वापस तो लेना ही होगा। 2009 से मैंने आंकड़ा बता दिया ना आपको। इसलिए जब हम लोग ऐसे कूटनीतिक विषयों की चर्चा करें तो तथ्यों को देख लें। बाकी मिल्कीपुर है, ये फ्री स्टाइल है, इसमें तथ्य की जरूरत नहीं, रेले रहो। लेकिन कूटनीतिक मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, डेलिकेट हो जाता है। और आज सदन के भीतर विदेश मंत्री ने उस पर एक वक्तव्य जारी किया है अपना। विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं है, ठीक बात है, विपक्ष को भी सवाल पूछने का अधिकार है। और जो लोग अवैध ढंग से गए वो वापस आए, भारत उनको स्वीकार करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, अब बहस की बात यह है जो दुबे जी ने बात उठाई, फिर मैं आ रहा हूं पांडे जी के पास, लेकिन ये बात उन्होंने उठाई इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि इस पर एक टिप्पणी हो। उनकी मानवीय मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए। आपने विमान में बैठा दिया तो विमान से खिड़की से कूद के भाग जाएगा क्या आदमी? ये मैसेज देने की कोशिश नहीं करिए गलत किस्म का। इसके साथ, इस बात के साथ देश है, और मुझे लगता है कि सरकार को जहां कहना होगा वहां कह भी दिया गया होगा। अगली खेप आने दीजिए दुबे जी, ये दृश्य नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है ना? अभी अगली खेप भी आने वाली है, अगला जहाज, उसमें नहीं, आप उम्मीद करते हैं, मैं थोड़ा सूचना के आधार पर कह रहा हूं, उसमें ऐसा नहीं होगा, है ना? अच्छी बात है, लेकिन उनको वापस भेजने से हम नहीं रोक सकते। हमारे भारत की संतान है, हम वापस स्वागत कर लेंगे उनका, समझाएंगे कि भाई ऐसा ना किया करो। अवधेश पांडे जी, इतना गुस्सा क्यों है प्रमुख विपक्षी दल को कि मृत ही घोषित कर दिया?
और कफन भी चढ़ा दिया ताकि ये भी ना हो कि भाई कुछ सांस बची है, क्योंकि ऐसे ऐसे करके देखता है ना आदमी की सांस आ रही कि नहीं, बोले ना, बोले चलो भाई डालो इनके ऊपर कफन। इतना गुस्सा, क्योंकि मैंने देखा था कि लोकसभा के चुनाव में यही चुनाव आयोग जिसको समाजवादी पार्टी आज कह रही है कि भाजपा ने और केंद्र सरकार ने मार डाला, उसको शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि लोकतंत्र जिंदा रखा। नहीं, 6 महीने के भीतर ऐसी कौन सी बीमारी लग गई कि जिसको फिर मृत घोषित कर दिया गया अचानक से? अवधेश जी, ये इसका 8 तारीख से कोई रिश्ता है क्या, कि 8 तारीख के लिए कोई पोस्चरिंग हो रही है, कोई रुख लिया जा रहा है? देखिए अमिताभ जी, जी, ये 8 तारीख को जो परिणाम आने वाला है उसके पीछे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होगी, ऐसा जनाक्रोश 5 तारीख को देखने को मिला है। लोगों ने यहाँ परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद को ध्यान में रखकर मतदान किया है, और एक तरफ ऐसे लोग थे जो नहीं, अयोध्या को लेकिन अपमानित अवधेश करने बाबू को- एक मिनट, लेकिन मैं एक सपा का सवाल पूछ दूं, लेकिन सपा तो कह रही है कि 500 शिकायतें की हमने, हमारी किसी शिकायत पर गौर नहीं किया चुनाव आयोग ने। देखिए, मिल्कीपुर के स्थानीय किसी भी एक व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की है। समाजवादी पार्टी अथवा अन्य जो राजनीतिक दल चुनाव मैदान में थे, उनके किसी भी एक चुनाव अभिकर्ता ने कोई शिकायत नहीं की है। और नहीं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं इनको चुनौती के साथ कह सकता हूं कि किसी ऐसे 5 बूथ का नाम बता दे, 1 नंबर से लेकर 414 नंबर तक, जिसके किसी भी समाजवादी पार्टी के अभिकर्ता ने कोई शिकायत की हो। इसके उल्टे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने घाटमपुर बूथ पर संतोष सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के अभिकर्ता थे, उनको बाहर निकाल दिया और कहा 5 सेकंड के अंदर आपकी हैसियत देख लेंगे। इसको मीडिया और अन्य बंधुओं ने चलाया भी। एक खंडासा के अंदर बब्बन तिवारी रिश्तेदारी में जा रहे थे, समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक लोगों ने उनके साथ बड़ी घटना की है, नृशंस घटना की है। ये दूसरी गुंडई का उदाहरण समाजवादी पार्टी का है। मैं अभी भी चुनौती देता हूं, गूगल कर ले, नेट कर ले, समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को फोन कर ले और वो बता दे कि 1 नंबर से लेकर 414 नंबर तक समाजवादी पार्टी के किसी। पांडे जी वो कुछ दिखा रहे हैं, दुबे जी आप अपनी बात कंप्लीट करो, फिर उनसे पूछेंगे वो क्या दिखा रहे हैं। जी, केवल शिकायतें 2 दिन पहले से ही समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक्स पर हो रही थी। जैसे हिंदी फिल्मों के अंत में खलनायक का चरित्र होता है, कभी वो करुण क्रंदन करने लगता है, कभी वो कुटिल चालें चलने लगता है, कभी वो साजिशें करने लगता है, कभी वो सब प्रकार का षड्यंत्र करना चाहता है, परंतु उसके साम्राज्य का पतन अंत में, हिंदी फिल्मों के अंत में खलनायक के साम्राज्य का पतन होता है। वैसे ही मिल्कीपुर के चुनाव परिणाम से ये संकेत मिलने वाला है। ये सामान्य चुनाव नहीं था, ये धर्म युद्ध जैसा था, देवासुर संग्राम जैसा था। एक तरफ ऐसे लोग थे जो अयोध्या को गाली दे रहे थे, सनातन को गाली दे रहे थे, राम को गाली दे रहे थे, और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जिन्होंने अयोध्या में त्रेता युग में वैभव प्रकट करने का काम किया, जिन लोगों ने सनातन आस्था को विकास के साथ समृद्ध करने का काम इस देश में किया। दूसरी तरफ ऐसे लोग थे। मिल्कीपुर में अगर आप के किसी भी संवाददाता अथवा मीडिया कर्मी गए हो तो देखे होंगे किस प्रकार से जनाक्रोश था लोगों के अंदर। लोग कह रहे थे कि हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। इस मुद्दे को लेकर के लोगों ने मतदान किया है। अब जब समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है तो 1 हफ्ते से समाजवादी पार्टी बहाने बना रही है, कोई क्रंदन कर रहा है। एक सांसद जी हमारे क्रंदन कर रहे हैं तो उन्हीं के पार्टी के पूर्व मंत्री बगल हंस रहे हैं। वो जो शानदार अभिनय किया है भारतीय राजनीति में किसी भी नेता ने आज तक न की होगी, इसको देखकर सपाई भी हंस रहे हैं और किनारे किनारे कह रहे हैं कि ऐसा कई बार हुआ है लेकिन पहली बार ऐसा सफल अभिनय हुआ है। तो उसी तरह से जिसको देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आस्था नहीं है, संविधान पर आस्था नहीं है, लोकतंत्र पर आस्था नहीं है। अवधेश भाई रुकना होगा, अवधेश भाई रुकना होगा। मैं एक सेकंड, दुबे जी, ठीक अवधेश भाई दोबारा आऊंगा पर दुबे जी, अवधेश जी ने एक बात कही तकनीकी कि क्या किसी चुनाव अभिकर्ता, क्या किसी पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट ने समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल कंप्लेंट लॉज की है? वो कह रहे अगर की हो तो बताइए, बूथ नंबर 1 से लेकर 413 तक। दुबे जी,
मैं उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी ने एक बहुत भारतीय जनता पार्टी के वक्ता ने बोला कि हम ऐसे राज्य त्रेता युग, ये वही त्रेता युग हैं जो नकली शंकराचार्यों को बनाते हैं। ओरिजिनल वास्तविक में जो शंकराचार्य हैं उनको भूल जाते हैं, उनके सामने नकली शंकराचार्य कर देते हैं। जो राम मंदिर के निर्माण में 4 शंकराचार्य को भूल के दूसरे महामंडलेश्वर पैदा कर देते हैं। अरे नक्कालों से सावधान लिखा होता है। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग समझ जाएंगे ये नकली लोग हैं और इनको उखाड़ के फेंकना है। और 27 में ये दिन आएगा कि आपको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। लेकिन अब दूसरी बात, जहां ये देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने विधिवत बूथ नंबर है, सब कुछ है, कितनी कंप्लेनें की हैं चुनाव दुबे जी रुकना होगा। अमिताभ जी मैं बता रहा हूँ, इसीलिए कहा गया है कि ये जो है वो मत केंद्र सरकार ने एक नंबर बूथ हमारे देश से शुरू होता है और 414 नंबर समाप्त होता है। एक बूथ पर किसी ने भाजपा को लाइए मुख्य लड़ाई में। एक बूथ पर किसी ने कोई शिकायत नहीं की है, एक स्थानीय व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की है। चुनाव पूरा फेयर हुआ है, एक थप्पड़ की मारपीट सही नहीं हुई है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने निर्वाचन आयोग को हलफ दिया था, जिसका 100% अनुपालन हुआ है। परंतु आरोप लगा देना कि यहाँ पर ऐसा हुआ है, वहाँ पर ऐसा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है समाजवादी पार्टी के कि 11 बजे तक सब ठीक चल रहा था। करने के कगार पे खड़े हैं ये लोग। दोनों को रोकूंगा, दुबे जी को भी रोकूंगा, पांडे जी को भी रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा। मेरी समझ ये कहती संजय राणा कि चुनाव जो हमने जितना देखा, हमने तो पेटी से शुरू किया है और ईवीएम तक की का दौर देखा है। जो अभिकर्ता वहां अंदर मौजूद होता है, हर उम्मीदवार का अभिकर्ता मौजूद होता है, आप उसी की प्राथमिक आपत्ति सबसे वैलिड होती है। मान लीजिए संजय राणा किसी के अभिकर्ता हैं और रोहित वोट डालने आए और संजय राणा को लगा रोहित का वोट गलत पड़ रहा है, रोहित गलत व्यक्ति हैं, तो ये चैलेंज करेंगे वोट को, उसके लिए एक व्यवस्था है। बीजेपी पूछ रही है कि ऐसा कोई घटना बताइए, कोई कागज दिखाइए जिसमें आपके पोलिंग एजेंट्स ने पक्षपातपूर्ण पोलिंग या अवैध पोलिंग को लेकर लिखित पढ़त में आपत्ति दर्ज कराई हो। दुबे जी जो दिखा रहे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता का दिखा रहे हैं, ये एक्स वाला मामला। नहीं एक्स का नहीं, वो ये कह रहे हैं शायद कि क्या आपके एजेंट्स ने वहां आपत्ति की, आपके अभिकर्ताओं ने। संजय राणा, इसमें कितना फर्क दिख रहा है? देखिए अमिताभ जी, आपसे ज्यादा तजुर्बेकार हम लगता है इन चारों में कोई नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है कि जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, 4, 5, 1, 2 जितने भी, सबके पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं और पोलिंग एजेंट के पास पूरी लिस्ट होती है लोकेशन वाइज कि उस किस नाम का आदमी व्यक्ति वोट डालने आ रहा है, उस पर वो टिक मार के, ये थोड़ा काम मैंने भी अपने जीवन काल में किया है 2 बार, तो इसलिए मुझे याद है। हम टिक मारते हैं फलाना आदमी ने वोट डाल दिया। अगर ऑब्जेक्शन हम रेस करते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अंदर बैठा होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अलाउ नहीं करेगा उस व्यक्ति को वोट डालने के लिए, और वहीं पे आप अपना जो आपत्ति हो वहां पर दर्ज कराते हैं। उसका एक नंबर, देखिए आजकल 2-3 तरीके हो गए। पहले होता था लिखा पढ़ी में मतलब कागजी कार्रवाई होती थी, आजकल तो ऑनलाइन है चीजें, सारी चीजें उसको ऑनलाइन दर्ज कराया जाता है। और दूसरा, जो भी अगर प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, जो भी हो, वो ईमेल के द्वारा विद डिटेल्स, विद नंबर, विद कैंडिडेट नंबर, किस पोलिंग बूथ पे हुआ है, किस व्यक्ति द्वारा दिया गया, कौन व्यक्ति गलत वोट डाला, सारी लिस्ट रहती है, सारा विवरण देना पड़ता है और वो दर्ज हो जाती है। हम आकर के अगर अमिताभ जी एक्स पे लिख दे कि फलाना हुआ, तो हवाई बातें हैं। हवाई बातों से बातें नहीं बनती हैं। देखिए जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, आज तक का इतिहास में इतना वोट मिल्कीपुर में नहीं पड़ा है, तो ये कहीं चिंता का विषय है। नंबर 2, बोल देना और करने में अंतर है। पहले बहाने हो सकते थे क्योंकि लिखा पढ़त में था, आजकल कोई बहाना नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। अगर आपने वहां पे आपत्ति दर्ज की है तो आदमी इमीडिएटली उसकी रिकॉर्डिंग करता है, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, तो सारी चीज अलाउड है। तो ये समझ नहीं आता है कि पोलिंग एजेंट ने आपत्ति दर्ज कराई और मान्य वर्ग को यही नहीं पता किस लिए आपत्ति दर्ज कराई,
पोलिंग बूथ नंबर क्या था, किस जगह पे ठीक था। ठीक है संजय राणा, मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूं उससे पहले एक जानकारी दे दूं। जैसे बूथ पे कोई नेत्र से वंचित, रोशनी से वंचित व्यक्ति आए, क्या दिव्यांग जिसको दिख नहीं रहा, उसके साथ एक व्यक्ति दिया जाएगा कि वोट डलवाए। ठीक, उस व्यक्ति से फॉर्म भरवाया जाता है, वहीं वो फॉर्म ईवीएम मशीन के साथ जमा होता है सेंटर पर जाके। ऐसा नहीं है कि जरा गुड्डू चले जाओ भैया वोट डलवा दो, ना ना ना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस पर साइन करता है। अब वो कुछ भी इतना सरल नहीं है। खैर रोहित अग्रवाल, ये बात आ रही है कि भाई प्रिसाइडिंग आपके जो अभिकर्ता थे, चुनावी एजेंट्स थे जो वहां बूथ पर मौजूद रहते, मतलब चुनाव ठीक है कि नहीं, इसका पहला पर्यवेक्षक पार्टी का उम्मीदवार का एजेंट ही होता है। बाकी सब लोग बाहर से अंदाज ले रहे हैं। मान लीजिए कि हम ये कह दें कि चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ या चुनाव ईमानदारी से नहीं हुआ, तो ये एक वेग टर्म हो गया। अब इस पर क्या कार्रवाई हो? कार्रवाई के लिए प्रमाण और जो प्रक्रिया विधि है उसके थ्रू शिकायत। मुझे लग रहा है शायद भाजपा उसी बात को बार बार उठा रही है कि आपके एजेंट्स ने कहां कहां आपत्तियां दर्ज कराई। नहीं देखिए अमिताभ जी, एक बात और भी है कि हमारा काम नहीं है ये देखना कि चुनाव आयोग की क्या प्रक्रिया है और कहाँ पे इनको आपत्ति थी, कहाँ पे आपत्ति नहीं थी। और अगर इतनी बड़ी लूट हो रही थी चुनाव की, तो भैया सुबह से शाम तक क्या मतलब भोजन का इंतजाम करवा रहे थे क्या वहां पे? भैया आपने चुनाव से बहिष्कार कर देते, आप अब बाहर निकल जाते। भाई आपने देखा होगा सुबह चुनाव चालू हो जाता है, उसके बाद 10 बजा होगा, 12 बजा होगा, 1 बजा होगा, 2 बजा होगा, शाम तक पूरा आपने चुनाव के अंदर पार्टिसिपेशन किया। जब आपको समझ में आ गया कि जनता ने हमको वोट नहीं दिया है, तो अगले दिन आप कफन की व्यवस्था कर रहे हो। किसका कफन है, किसके लिए कफन है? क्या संविधान की हत्या का नारा देने वाले अब संवैधानिक संस्थाओं की हत्या करके कफन उड़वाना चाहते हैं क्या? मतलब आप क्या चाहते हो कि आपको क्या जीत का सर्टिफिकेट देने हैं बिना काउंटिंग करवाए? तब आप तब चुनाव आयोग सफल है वहां पे। भाई आपने चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं किया? अगर आपको सुबह से शाम तक लूट दिखाई पड़ रही थी, तो भोजन और चाय नाश्ते की व्यवस्था का इंतजार कर रहे थे क्या कि शाम की चाय भी ऑर्डर हो गई है, भाई खराब हो जाएगी, समोसे भी ऑर्डर हो गए हैं, खराब हो जाएंगे? किस चीज का आप इंतजार कर रहे थे? देखिए ये बहुत दुखद है कि देश के अंदर जब आप जनता के बीच में नहीं जाते हो, कामकाज नहीं करते हो और जनता आपको नकारती चली जाती है, तो आप इस तरीके से कहना शुरू कर देते हो कि साहब संवैधानिक संस्थाएं लुटी चली जा रही हैं। अगर संवैधानिक संस्थाएं लुटी चली जा रही है तो आपके पास हक है, आप कोर्ट चले जाओ। आप अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए? आप ये कफन का नाटक करने की बजाय आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था कि साहब ये प्रूफ है, ये यहाँ पे लूट हुई है चुनाव की और चुनाव आयोग हमारी नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं गए आप कोर्ट भाई कि साहब स्टे लगाया जाए 8 तारीख के रिजल्ट पे? अब 8 तारीख को अगर आप जीत गए तो अब ये कह रहे हैं कि साहब वो हमने तो मरे हुए आदमी को जिंदा होते हुए देखा है, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, तो ये कहते हैं नहीं वो चुनाव आयोग के अंदर सांसें फूंक गई। अरे गजब कर रखा है, मतलब गजब। अरे 8 तारीख का इंतजार तो कर लो। हो सकता है जनता ने आपके ऊपर विश्वास जता दिया हो, या बिल्कुल ही जनता से मोह खत्म हो गया, या बिल्कुल ही क्लियर है कि जनता रोहित अग्रवाल, अभी रुकना, मैं दुबे एसके दुबे के पास चलूंगा। दुबे जी, अच्छा बाकी सब छोड़ो, एक बात बताओ, जब अवधेश बाबू लड़े चुनाव, क्या एक बार नहीं कई बार मिल्कीपुर से जीते, तब इतना वोट कभी नहीं पड़ा। 22 में जब अवधेश जी जीते हैं मिल्कीपुर से एमएलए, तब भी इतना वोट नहीं पड़ा। इस बार इतना वोट क्यों? जबकि बाई इलेक्शन में मेरा तजुर्बा कहता वोट कम पड़ता है, जनता का उत्साह कम होता है। वो कहती है छोड़ो यार, साल 2 साल के लिए एमएलए चुनना है, कौन सरकार गिरी जा रही है, कौन सरकार बनी जा रही नहीं। लेकिन इसमें तो पूर्ण चुनाव से ज्यादा वोट पड़ गया। 2022 विधानसभा चुनाव से ज्यादा मतदान मिल्कीपुर में हो गया बाई इलेक्शन में। इसके पीछे कुछ तो दिख रहा होगा आपको। आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है, इसके पीछे क्या हो सकता है? जनता में इतना उत्साह कैसे जागृत हो गया? देखिए, और वो भी तब जब चुनाव आयोग मरा है। मरे हुए चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव में भी इतना भारी मत प्रतिशत। अब ये शव यात्रा में तो आए नहीं थे वोट डालने लोग जी। दुबे जी,
देखिए, हम वो लोग हैं जो मैदान में खड़े होके लड़ने वाले लोग हैं। हम मैदान से भागने वाले लोगों में नहीं है। आरएलडी प्रवक्ता बोल रहे थे, तो इनको मैं बता दूं, मैदान से जो भागता है वो कायर कहलाता है महोदय, याद रखना। आप मैदान में उतरे हो तो या तो मारो या फिर मर जाओ, दो चीजों पे ही डिपेंड रहने का। और इसीलिए आज इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी अगर बनी है तो नेताजी ने जो संघर्ष किया है उसकी ये देन है कि आज हम इतने हैं सक्षम। और सबसे ज्यादा 37 सांसद इस बार मेरे आए हैं। पिछलग्गू बन के भारतीय जनता पार्टी के रहोगे, जब आप हमसे संतुष्ट नहीं हुए तो उनसे क्या संतुष्ट होगे। लेकिन सत्ता का लालच आदमी को कहीं नहीं रखता है। अपना ईमान से जियो, भले ही आप हारो या जीतो। लेकिन जहाँ तक अगर मिल्कीपुर की बात है तो मैं निश्चित तौर पे आपको ये कहना चाहूंगा अग्निहोत्री साहब कि ये चुनाव हम अच्छे मतों से जीत रहे हैं। और नहीं तो 8 तारीख को आप देख लेना जब इसका रिजल्ट आए, निश्चित तौर पर। अच्छा दुबे जी, एक निवेदन था दुबे जी, एक निवेदन था 8 को अगर आप जीत जाओ तो एक हमारी तरफ से निवेदन मान लेना, तब एक ट्वीट ऐसा कर देना, एक्स पे लिख देना कि चुनाव आयोग जिंदा हो गया, वो गलत हमने बता दिया था कि मर गया। क्या अभी हमने दोबारा चेक किया तो अब ठीक है, जिंदा है। क्या नहीं हमने ईवीएम मरा ही रहेगा। 8 को आप जीत जाओ तब भी जिंदा नहीं करोगे, तब तो कर देना। अरे छोड़ो गुस्सा थूको, तब जिंदा कर देना। सुनिए जी सुनिए, हम ईवीएम का कल भी विरोध करते थे जब हमारे पास 10 सीटें थी, 5 सीटें थी, और आज हमारी 37 आ गई, तब भी हम ईवीएम का विरोध करते। अपनी बात से हटना मतलब कोई मतलब नहीं रहता। अच्छा मरा ही रहेगा चुनाव आयोग। अच्छा मैं मकसद है हमारा जो मकसद है, जिस दिन चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करने लगेगा हम उसको सैल्यूट करेंगे। ठीक है दुबे जी, ठीक है जब तक वो मोदी सरकार के या किसी भी सरकार जी भैया अनैतिक काम करेगा तो हमारे लिए वो मरा हुआ है। जी ठीक है, चुनाव आयोग वाले सुन ले, मैंने एक आपकी तरफ से एक अर्जी लगाई थी कि 8 को अगर आप जीत जाओ तो जिंदा कर देना गरीबों को। उनने करना मरा घोषित कर दिया, आप कदम पीछे नहीं हटाएंगे, जो मर गया सो मर गया, डू और डाई नारा दे दिया समाजवादी पार्टी ने। अवधेश जी मामला बहुत गर्म है, डू और डाई का मामला आ गया है। दुबे जी कह रहे युद्ध में खड़े हो गए हैं, अब मारेंगे या मर जाएंगे। हमने मरा हुआ घोषित नहीं किया, मरने की कंडीशन पे है तो हम अभी जो कफन दे दिया और कैसे मारोगे भैया। अभी अमिताभ जी जो मतगणना होगी वो भी चुनाव आयोग के ही अधीन होगी। जब पहले चक्र की मतगणना पूरी होगी और यहाँ से आरोप सारी सूचना आयोग को भेजेंगे तो वो सूचना कंफर्म होगी और प्रथम चक्र का परिणाम घोषित होगा। तो ये किसके समक्ष मतगणना कराएंगे? मरे हुए चुनाव आयोग के सामने जो ओके करके प्रथम चक्र की मतगणना का परिणाम घोषित करने के लिए कहेगा, या जब विवेक आदमी का मर जाता है किसी का तो उसके सारे कृत्य जो है वो ऐसे ही अनाप शनाप होने लगते हैं। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं इनको, 5 बजे से 6 बजे के बीच मतगणना अभिकर्ता बनते हैं। 6 बजे के बाद मॉक पोल होता है, 7 बजे मशीनें दुरुस्त हो जाती हैं। 7 बजे के बाद कोई एक ट्वीट दिखा दे कि अमानीगंज के पश्चिमी हिस्से से फरनटीनगंज के पूर्वी हिस्से तक, जो मिल्कीपुर का 1 से लेकर 414 नंबर तक का बूथ है, एक किसी मतगणना स्थल पर समाजवादी पार्टी का एजेंट नहीं बना या भगा दिया गया, तो मैं इनकी चुनौती को स्वीकार करना चाहता हूं। केवल आरोप लगा देना, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा देना, संविधान के ऊपर आरोप लगा देना, लोकतंत्र को ना मानना, और चुनाव में सामाजिक रूप से दिख रही है तो बहाने बनाने की कोशिश करना, ये जनता जान चुकी है। और इसीलिए जनता मिल्कीपुर से इनका खजाना हो गया है। अब जनता जानती है कि मैं किसी रेपिस्ट को जनता जानती है कि किस तरीके से वो दलित बेटी के साथ के समर्थकों का जनता उनका जवाब लेना चाहेगी और 8 तारीख को ये पता चलेगा। कर दिया है जो राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। ये देवासुर संग्राम था मिल्कीपुर के अंदर। एक तरफ ऐसे लोग थे जो राम, सनातन और अयोध्या को मानने वाले लोग थे, और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलवाते थे, सनातन धर्म के अपमान के लिए दिन रात गाली देते थे। अब सनातन धर्म को अपमानित करने वालों को मिल्कीपुर की जनता ने खदेड़ दिया है।
परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक आने वाला है। और जिस प्रकार से कुजुर्ती का परिणाम आया था और वो एक प्रकार से केस हो गया है, 400 लेके आने वाले हैं, 400 कहाँ चले गए? 400 का क्या हुआ? अरे ये चुनाव से पहले तो 400 चल रहा था, वो 400 कहाँ है? ऐसे इनके तथाकथित राजा रो रहे हैं और ये तो माफियाओं के नमाजे जनाजा में शामिल होने वाले लोग हैं, उनकी कब्र में मिट्टी डालने वाले लोग हैं। जनता ने इनकी कब्र में मिट्टी डाल दिया है। इसीलिए मुख्यमंत्री ऑन लाए गालियां दबक लेते हैं संदेश देने के चक्कर में। अगर थोड़ा कैमरा मैन से गड़बड़ हो गया तो आप गाली दोगे उसको? आप मुख्यमंत्री हो, संत को गाली देना शोभा देता है? इस राज्य में हम जी रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता थक चुकी है। एक कोई प्रमाण नहीं है। ये बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अधिकर्ता, किसी भी दल के अधिकर्ता ने कोई शिकायत की हो। मैं तो चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, एक चुनौती क्या, हमने पूरा दिखाया भैया, हमने ये दिखाया है हमारे बूथ एजेंट को। ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को शांति शांति शांति। ये तेज ये पराक्रम 8 तारीख के लिए बचा के रखो। 8 को जुलूस निकलेगा, इनका निकले चाहे उनका निकले, 8 के लिए बचा के रखो। मैं एक प्रश्न सारे मित्रों से लूंगा। संजय राणा, आपसे शुरुआत करूंगा, छोटा छोटा उत्तर चारों मित्रों से लूंगा। चुनाव आयोग ही 8 की मतगणना कराएगा, 8 फरवरी की, और चुनाव आयोग ही 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कराएगा। अगर ये मर गया, जो मरा हुआ घोषित हो गया है, तो अब इसका जो भी करना होगा, अग्नि संस्कार हो या दफन कराया जाए, जिस विधि से भी करें, तो काम हो गया, उसका कफन आ ही गया। तो 8 की मतगणना और 27 का चुनाव, क्या समाजवादी पार्टी मृत संस्था के अधीन लड़ेगी, उसके परिणाम को स्वीकारेगी, या कोई दूसरा रास्ता संभव है? संजय राणा। नहीं, बिल्कुल दूसरा रास्ता संभव है। समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव ही नहीं लड़ रही है, क्योंकि चुनाव आयोग तो मरा नहीं है, इनके लिए मर गया है। और किसी भी मरे व्यक्ति या मरे हुए संस्था के अंतर्गत कोई भी चुनाव या कोई भी कार्य होता नहीं है। तो 2027 का तो बिल्कुल नहीं लड़ रही है। और रहा 8 तारीख के बाद, 8 तारीख में इनका बिल्कुल बोरिया बिस्तर बंद होने वाला। लेकिन एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं, दुबे जी ने 2 वक्तव्य दिए, लेकिन एक भी नहीं बता पाए कि किस पोलिंग एजेंट ने किस पोलिंग बूथ पे नहीं बता पाए। नंबर 2, इनको याद दिला दे कैसे धांधली होती थी कांग्रेस के जमाने में। एक पीयूष चोपड़ा साहब थे, किस तरह से उनको प्रमोशन दिया गया था, और गिल साहब थे, कैसे उनको चीफ इलेक्शन कमीशन से राज्यसभा पहुंचाया गया और बाद में मंत्रिमंडल में दिया गया। उसके बारे में देखना चाहिए कि धांधली पहले होती थी और धांधलीबाजी सब है, तो धांधली करते रहे हैं। अब धांधली पता है कैसे होती थी, अब इनको लग रहा है कि वैसे तो नहीं हो रही है। अरे भैया, सारी चीजें पारदर्शिता के साथ है। 1 घंटे का हम डिबेट कर लिए। डॉक्टर साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति मुझे लगते हैं, वैसे समाजवादी में पढ़े लिखे की कमी बहुत है, लेकिन आप पढ़े लिखते हैं। एक बता दीजिए, बूथ का नंबर जो बता दे, ठीक है, बहुत ठीक है, जो पूछ रहे हैं, ठीक है। संजय राणा अभी रुकना होगा। रोहित अग्रवाल, क्या 2027 का चुनाव विधानसभा का समाजवादी पार्टी मृत चुनाव आयोग के अधीन लड़ेगी, या तब तक चुनाव आयोग जिंदा हो जाएगा? और 8 का रिजल्ट भी, अब तो एक ही दिन बचा बीच में जी। अमिताभ जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी वैसी। तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा डंडे के जोर पे चुनाव करवाया है। अब उनको दिखाई पड़ता है कि उपचुनाव है तो डंडे के जोर पे ही हुआ होगा, तो उसमें तो हम जीत ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि साहब वो हार गए हैं, तो जनता से उनका विश्वास उठ गया है। तो जब जनता से विश्वास उठ गया तो मुझे लगता है अपनी राजनीतिक दल को बंद कर देना चाहिए। वैसे भी ठंड बहुत हो रही है भाई, आराम से अपना कंबल में एसी में बैठे हैं भाई। वैसे भी जनता के बीच में, जनता के मुद्दों पे कभी सड़कों पे तो दिखाई पड़ते नहीं समाजवादी पार्टी वाले। ये तो सिर्फ लाल टोपी लोगों को डराने के लिए, जमीन कब्जा करने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं, देखिए ये बेशरम लोग हैं। ये ईवीएम को कहते हैं कि साहब ईवीएम हैक्ड है, ईवीएम पूरी मैनिपुलेटेड है, उसके बाद उसी ईवीएम से चुनाव में जाते हैं, उसी ईवीएम से 37 सीटें जीत के आते हैं, तब भी उसी ईवीएम को गालियां देते हैं। ये कहते हैं साहब डीएम से चुनाव को बचाना है, और फिर जब 37 सीटें जीत जाते हैं तब उसी डीएम को धन्यवाद देते हैं कि डीएम साहब ने चुनाव अच्छे से करवा दिया। तो अब ये चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देंगे अभी, क्योंकि जब ये अगर चुनाव जीत जाएंगे, जैसे खैर इनको तो विपक्ष में रहने की आदत हो गई है, तो 27 में भी 100-125 सीटें पाएंगे, तो 100-125 सीटें पाने के लिए भी तो चुनाव आयोग का ही प्रयोग होगा ना, अपने आप तो हो नहीं जाएगा। रोहित रुकना होगा। दुबे जी, क्या ये बेहतर चीज नहीं कि जैसे हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं, हमको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं,
तो हम एक लक्ष्मण रेखा खींच दें कि जब तक चुनाव आयोग इस स्वरूप में रहेगा, जब तक ईवीएम रहेगी, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। नहीं, तो मुझे लगता है एक मॉरल स्टैंड बड़ा हो जाए। नहीं, हम उनको गलत भी मान रहे और उस व्यवस्था से लाभ भी ले रहे। नहीं, चुनाव भी लड़ रहे, उसी से हमारे भी सांसद विधायक बन रहे। आदमी कायर हो जाएगा ना, वो कायरपन के आएगा, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया सामने वाले की। भगवान ये धार लगाने छड़ तक लड़िए, पता है कि हमारी वाला जानता है, उसके हाथों में लगाने के लिए और जहाँ तक ये राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वो बोल रहे थे, ये देखिए बूथ संख्या 342 और 343, जहाँ से आप सोचिए हमारे बूथ एजेंट को बूथ कैप्चरिंग के आरोप में बाहर निकाला जाता है। अरे शर्म करो भैया, शर्म करो। चुल्लू की विरोधी करेगा। अभी रुक, ठीक है दुबे जी का समय कम है। अवधेश पांडे उन्होंने 2 बूथ बताए। दुबे जी आगे 2 बूथ बताए हैं, एक और उस पर जवाब दीजिए। और दूसरी बात ये कि जिन दलों को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, बहुत कुछ है, और जिन दलों को, ठीक है दुबे जी, और जिन दलों को ईवीएम पर भरोसा नहीं, क्या उन दलों को सामूहिक रूप से इस पूरे चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए जी? ये ज्यादा नैतिक स्टैंड हो जाएगा, मॉरल स्टैंड हो जाएगा बड़ा। अवधेश जी, और 2 उदाहरण उन्होंने दिए, 316 या क्या बताया कि हमारे एजेंट्स को बूथ कैप्चरिंग के आरोप में बाहर निकाला गया। मतलब अब इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि भाई बूथ कैप्चरिंग में क्यों निकाला, चलने देते। देखिए अमिताभ जी, अभी उनका नाम पूछ लेंगे तो फिर नहीं बता पाएंगे। ये दोनों जो बूथ बता रहे हैं, ये कहाँ के हैं, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है और क्या नाम था, उसको नहीं बता पाएंगे। मैं बहुत बारीक बात बताता हूँ आपको। कल जब पोलिंग पार्टी बस्ता जमा करने जाती है, ईवीएम जमा करने जाती है, ये तो शर्म करो। अभी इतनी चीजें जाओगे क्या? रात में 2 बजे हस्ताक्षर किए हैं, सिस्टम की दुरुस्त हुआ है, मतगणना के लिए हम तैयार हैं और हम मतगणना में जाने वाले हैं। अधिकारियों से निर्वाचन के सामने आयोग के समक्ष राजनीतिक दलों के निर्वाचन अभिकर्ता 50 बार हस्ताक्षर करते हैं। और कल रात में जब जीआईसी में पोलिंग पार्टियां अपना ईवीएम जमा कर रही थी, तब भी उन्होंने हस्ताक्षर किया है कि 1 से लेकर 414 नंबर बूथ तक जितने वोट पड़े हैं वो सब सही है, हम मतगणना में जाने के लिए तैयार हैं और किसी भी प्रकार की कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये आरोप केवल राजनीतिक होते हैं, इन आरोपों का सच्चाई से कोई लेना लाभ। ठीक, अवधेश भाई समय कम है जी, बिल्कुल ठीक, समय कम है। एक तकनीकी बात अवधेश जी ने बताई, ठीक है दुबे जी अभी आप रुकना का समय नहीं। एक तकनीकी बात उन्होंने बताई, मेरे परिवार से भी लोग सरकारी सेवा में हैं और उनकी चुनाव में ड्यूटी लगती है। कल दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मेरी पत्नी की भी ड्यूटी लगी थी। रात में 1 बजे मैं उनको लेके आया। जो प्रक्रिया अवधेश बता रहे हैं, प्रक्रिया वही है। जब ईवीएम खोली जाती है उससे पहले मॉक टेस्ट, और खोली जाती है तो सबके दस्तखत होते हैं, निर्दलीय के भी, एजेंट के, क्या कि मौके पे ठीक पाया, दस्तखत करो। और जब जमा होती ईवीएम तो भी दस्तखत होते हैं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के, उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के। ये बात सच है। हमको भरोसा नहीं तो हम दस्तखत ही ना करें, बाहर आ जाएं। क्या किसी ने ऐसा किया? कभी नहीं। जून में खाया पिया था चुनाव आयोग, 100 दंड मार रहा था एक सांस में, और फरवरी में करे मर गया। नहीं, अरे भाई चुनाव आयोग से ही तो देश भर में सरकारें बनी, जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकारें भी शामिल हैं। ममता बनर्जी का क्या टीएमसी ने अपना चुनाव अकेले करा, अपने टीएमसी ने कराया था? नहीं ना, वो भी चुनाव आयोग ने कराया। हिमाचल में कांग्रेस का चुनाव जिसमें कांग्रेस जीती, वो भी चुनाव आयोग ने कराया। सिद्धरमैया जिस जनादेश से मुख्यमंत्री बने, वो भी कांग्रेस ने, अरे इसी चुनाव आयोग ने कराया। देश भर में चुनाव की कोई दूसरी तो व्यवस्था ही नहीं दुबे जी, आप जानते हो। एक ही रास्ता है, चुनाव आयोग। हर चुनाव उसी के जरिए हो रहा है। और भारत के लोकतंत्र की ये
खूबसूरती है कि कहीं कोई जीत रहा है, कहीं कोई जीत रहा है, कहीं किसी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है तो कहीं दूसरी जगह उसी को जनता का दंड मिल रहा है। जो जस करी सो तस फल चाखा, तुलसीदास कह गए। और सबसे बड़ी बात, इतनी तीखी बात कहना कि उससे पीछे आना मुश्किल हो जाए। दुनिया के 50-60 देश ऐसे हैं दुबे जी जहां की चुनावी प्रक्रिया में भारत का चुनाव आयोग मदद करता है। वहां के अधिकारी यहां आते हैं सीखने समझने। 50-60 देश ऐसे हैं क्या? और हम क्या मैसेज दे रहे हैं संसद से कि भारत, हमारा चुनाव आयोग मर गया, ये कफन है। ये ठीक नहीं। चुनाव आयोग भी संविधान की शक्तियों के साथ जन्मा है। बाबा साहब के संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है अगर हम चुनाव आयोग को मृत घोषित कर देंगे? यह बाबा साहब के संविधान की भी अवमानना है। चुनाव आयोग किसी की घर की दुकान थोड़ी ना है। पार्टियां आपस में आरोप प्रत्यारोप करें, समझ में आता है, लेकिन चुनाव आयोग, और जिस चुनाव आयोग से अभी लोकसभा में आपको अपने जीवन काल की सर्वोत्तम उपलब्धि हासिल हुई, उसी चुनाव में 37 सीट जीते दुबे जी। कभी नहीं जीते थे आप। नेताजी के समय में भी हाईएस्ट स्कोर 35 था। इसी चुनाव आयोग ने चुनाव कराया और इसी उत्तर प्रदेश में कराया। मैं उम्मीद करूंगा कि 8 तारीख को जो जनादेश आए तब तक गुस्सा ठंडा हो जाए। सपा जीते तो भी धन्यवाद दे जनता को और हारे तो भी धन्यवाद दे जनता को। आप पार्टियां आपस में लड़ सकती हैं, लेकिन जनता से लड़के निवाह नहीं होगा मित्र। दल बदले जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी बदली जा सकती है, जनता नहीं बदली जा सकती। आप अपने घर से कार्यकर्ता ला सकते हो, जनता नहीं। 8 तारीख को जनता का धन्यवाद होना चाहिए, जनता का जयकारा होना चाहिए। वहां भाजपा जीते और चाहे सपा जीते मिल्कीपुर में। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।